हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई। और इसके क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल ये लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए भाई, ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। ठीक है, आप जल्दी से जुड़ जाइए सारे। अब देखो, हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं ना, और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने दो वंश कंप्लीट कर लिए हैं। दो वंश कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं भाई यहाँ पर? एक तो कौन सा, गुलाम वंश को पढ़ लिया है, गुलाम वंश, और दूसरा हमने खिलजी वंश को पढ़ लिया है, खिलजी वंश। इन दो वंशों को हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पीछे जा करके इन वीडियो को भी देख लीजिए। ये पेपर की दृष्टि से सारी बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं भाई। किसी ना किसी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब जो आज जो पढ़ेंगे वो है कौन सा, तुगलक वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का समय कब से कब तक का है? पहले तो देखिए, गुलाम वंश है, इसका समय आता है कब? 1206 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश का टाइम आता है 1290 से लेकर के कहाँ तक? 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके बाद तुगलक वंश है, इसका टाइम है कब? 1320 से लेकर के और कहाँ तक? 1414 ईस्वी तक। दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक या वंश कौन सा है? तुगलक वंश है भाई। ठीक है, कौन सा आता है? तुगलक वंश। अब जो तुगलक वंश है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऐसा कौन शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी? और वो जो शासक हैं ये कहाँ से आए थे? कहाँ के ये तुर्क माने जाते हैं? कौन से मुस्लिम थे? किस प्रकार के ये वंशज माने जाते हैं? तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, यानी कि ये सारी बातें हैं ना, पेपर की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे रीट का एग्जाम हो या फिर सीईटी का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम है, वहां पर इसे जहां पर हिस्ट्री आती है तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब तुगलक वंश है ना, पहले एक बार खिलजी वंश के बारे में देखो थोड़ा सा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कौन आते हैं भाई? फिरोज खिलजी। और इसके बाद उत्तराधिकारी इसका बना था कौन? इसका उत्तराधिकारी बने थे, इसका दामाद और भतीजा माना जाता है ना, और उसका नाम क्या आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसका जो उत्तराधिकारी बना है वो उत्तराधिकारी कौन बने हैं भाई? मुबारक खिलजी। ठीक है, कौन आते हैं? मुबारक खिलजी आते हैं। तो मुबारक खिलजी है ना, एक ऐसा मतलब पागल और दिवालिया शासक था। ये क्या है कि मतलब कई बार दरबार में अपने मतलब जो मन में आता ना उसी तरह से आना शुरू कर देता था। वैसे इसके बारे में एक और बात बताई जाती है कि ये क्या था? स्त्री प्रेमी था। इस कारण से क्या है कि कई बार दरबार के अंदर स्त्रियों के कपड़े पहन करके भी आ जाता था। और इसका एक प्रधानमंत्री आता है। ठीक है, और इसके प्रधानमंत्री का नाम है क्या भाई? खुसरो खां। खुसरो खां इसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इस खुसरो खां ने क्या है कि इसी कमजोरी का फायदा उठा करके क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी और खुद क्या है? गद्दी के ऊपर बैठ गया। ठीक है, अब आगे जा करके इस खुसरो खां से है ना, खुसरो खां से क्या कर लिया? पद छीन लिया दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत का पद छीनने वाला व्यक्ति कौन है? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है? खुसरो खां से क्या कर लिया? पद छीन लिया था, हत्या करवा दी हुई एक षड्यंत्र के द्वारा ही। ठीक है, और क्या है? खुद गद्दी के ऊपर बैठ गया और अपना वंश शुरू कर दिया। कौन सा? तुगलक वंश। ठीक है, कौन सा है? तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की स्थापना की बात करें या इसके टाइम पीरियड की बात करें तो समय इसका आता है कब? इसका टाइम है 1320 से लेकर के कब तक? 1414 ईस्वी तक। इसका संस्थापक पहले एक बार देखिए, यानी कि इस 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक जो तुगलक वंश चलेगा ना, इसके अंदर कुल कितने वंशज आएंगे, कितने शासक बैठेंगे गद्दी के ऊपर? तुगलक वंश। इसमें यानी कि 9 शासक बैठेंगे भाई कुल तुगलक वंश के। सबसे ज्यादा समय तक लगभग माना जाता है 95 या 94 साल तक
तक क्या है इन्होंने शासन किया था। अब देखो इसका संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बना था, इसका बेटा जोन्ना खां, जो क्या है मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। फिर उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक आया है भाई, फिर मोहम्मद खान है, फिर गयासुद्दीन तुगलक है, अबू बकर है, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद और फिर हुमायूं। ये हुमायूं मुगल काल वाला हुमायूं नहीं है, कहीं उसको यहाँ पर समझ लो, ठीक है। अब इसके बाद कौन बैठा है, नसीरुद्दीन महमूद। अंतिम शासक कौन माना जाता है, नसीरुद्दीन महमूद को माना जाता है। यहां देखिए, यहां नसीरुद्दीन मोहम्मद है और यहां कौन है, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो अब इसमें जो तुगलक वंश है ना, इस तुगलक वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली जो शासक हैं जिन्होंने राज किया था वो आते हैं तीन भाई। तीन कौन कौन से, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने ही क्या है कि लंबे समय तक शासन किया था। और इसके बाद जैसे ही फिरोज शाह तुगलक के बाद में शासन सत्ता क्या है धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होगी, यानी कि 1 या 1.5 साल तक कोई गद्दी पर बैठा, कोई 2 या 4 महीने गद्दी पर बैठा और फिर क्या है कि उनके हत्या कर दी जाती और उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठते जाते। इस प्रकार से यानी कि तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश की शासन सत्ता धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई, कमजोर होना शुरू हो गई। लेकिन आपको इन तीनों से पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन बनता है भाई। यहां से जरूर क्वेश्चन के पेपर के अंदर क्या है पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको याद रहे तो भी ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अंतिम शासक को याद रखना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद थे। ये जरूर याद रखना है, पेपर में काफी बार पूछ लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, गयासुद्दीन तुगलक। अब देखो ये जो तुगलक वंश है ना, तुगलक वंश का नामकरण यानी कि इसका जो वंश है, इस वंश का नाम ये तुगलक वंश ही क्यों रखा गया था, क्या कारण था इसका नामकरण रखने का, तुगलक वंश। तुगलक वंशों के बारे में बताया जाता है, इसमें ना इतिहासकारों के अंदर काफी मतभेद आते हैं भाई। कोई तो बताता है कि ये क्या है कि जो तुगलक है कोई एक जाति नहीं थी, या कोई जाति मानता है इसको, कोई इसको व्यक्तिगत रूप से मानते हैं। कोई कहता है कि ये जो तुगलक है ये एक मिश्रित जाति थी, ठीक है, और कहां पर, तुर्किस्तान के अंदर रहती थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये जो तुगलक वंश है ये कोरोना नहीं है जो अब वर्तमान में हमारे यानी कि काफी फैल चुका है हमारे विश्व के अंदर, और इससे क्या है कि यानी कि काफी जनता की मृत्यु भी हो गई है भाई, काफी मतलब हानि, ये हमारे लिए क्या है कि हानिकारक है। अब ये कोरोना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो तो कोरोना है, उस महामारी का नाम तो क्या है, कोरोना, ठीक है। लेकिन ये जो तुगलक वंश माना जाता है ना, ये आता है क्या, कोरोना वंश की क्या है ये, यानी कि वंशज माने जाते हैं, कोरोना जाति से संबंधित माने जाते हैं। तो आप देखो यानी कि इनके बारे में सबसे पहले जो अमीर खुसरो था ना, अमीर खुसरो ने कहा कि ये क्या है, अमीर खुसरो ने एक बात बोली थी कि जो तुगलक है ना, तुगलक कोई जातिगत मतलब कोई जाति के आधार पर यहाँ वंशज पैदा नहीं हुए, ये क्या है कि कोई व्यक्तिगत रूप से इनका नामकरण किया गया है। ये बात बोलने वाला कौन था, अमीर खुसरो, कि तुगलक हैं वो जातिगत न होकर के क्या है, व्यक्तिगत हैं। दूसरा नाम आता है किसका भाई, एक विदेशी यात्री आया था भारत के अंदर और उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने क्या कहा है, इब्न बतूता ने कहा है कि ये जो तुगलक लोग हैं ना, ये तुगलक वंश के जो शासक हैं, ये कहां पर, तुर्किस्तान के अंदर, तुर्क के अंदर, और कौन सी जाति बताई जाती है भाई, कोरोना के वंशज माने जाते हैं ये, ठीक है, किसके वंशज माने जाते हैं, कोरोना के वंशज। इसके अलावा एक और आता है यानी कि इतिहासकार, उसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो ने क्या कहा, इसने कहा कि ये है ना, मतलब क्या थी भाई ये तुगलक, ये एक मिश्रित जाति आती है, ठीक है, मिश्रित क्या है ये, तुर्क माने जाते हैं। अब यानी कि इसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर, या फिर और इतिहासकारों ने भी इसके बारे में काफी बातें बताई थी, लेकिन अंत में इसका सारांश या निष्कर्ष यह निकाला गया था कि तुगलक है ना वो क्या है, कोरोना वंश की तुर्किस्तान के अंदर क्या थे भाई, ये एक मिश्रित जाति थी, ठीक है, मिश्रित क्या है ये, तुर्क माने जाते हैं। लेकिन इसमें बताया जाता है कि जो तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक है ना, इसके पिताजी के बारे में
बताया जाता है कि ये क्या था, बलबन के टाइम से ही क्या है, एक तुर्क दास था। ठीक है, क्या मानते हैं इसको, एक तुर्क दास माना जाता है। लेकिन इसकी माता के बारे में क्या कहा जाता है कि वो क्या थी, एक भारतीय जाट थी। ठीक है, क्या मानी जाती है भाई, वो एक भारतीय जाट थी और इसके पिताजी क्या थे, दास थे। कहाँ के, मुसलमान माने जाते हैं, कहाँ के, तुर्क के। ठीक है, बलबन के टाइम से क्या है, तुर्क ये क्या थे, दास थे। तो ये काफी मतभेद है भाई किनके, इसके नामकरण तुगलक वंश में। लास्ट में इसने क्या किया, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने है ना अपनी जाति को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अपने आगे क्या लगाना शुरू कर दिया, तुगलक लगाना शुरू कर दिया था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक है, इसका ये वास्तविक नाम नहीं है, ये उपाधि धारण करके क्या है, ये गद्दी पर बैठा था भाई। अब देखो, अब पढ़ेंगे हमें तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक, संस्थापक की बात करें तो कौन है, संस्थापक। ठीक है, कौन है भाई, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। अब इसका वास्तविक नाम क्या था, यानी कि इसके बचपन का नाम क्या आता है, ये इसका नाम नहीं था। गयासुद्दीन के नाम से तो क्या है, ये उपाधि धारण करके गद्दी के ऊपर बैठा था। ठीक है, लेकिन इसका नाम आता है क्या भाई, मलिक मुबारक, मलिक मुबारक शाह, मलिक मुबारक शाह, ये इसका वास्तविक नाम था। इसने और भी उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां इसने धारण की थी, इसने एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गाजी की उपाधि धारण करने वाला, गाजी मलिक की उपाधि क्या है, इसने धारण की थी। अब गाजी मलिक की उपाधि इसने किस प्रकार से धारण की थी भाई, क्योंकि गाजी की उपाधि धारण करने वाला भी प्रथम शासक कौन माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। गाजी किसको बोला जाता है, तो गाजी कहा जाता है काफूर को। ठीक है, काफूरों को, काफूर का मतलब क्या है, यहाँ पर मंगोली आक्रमण हुए थे, मंगोलों को क्या कहा जाता है, काफूर बोला जाता है। तो काफूरों को ही किस नाम से जाना जाता है, गाजी के नाम से जाना जाता है। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की, क्यों, क्योंकि इसने अपने शासनकाल के अंदर है ना, मंगोलों ने इसके टाइम पर काफी आक्रमण किए थे। लगभग बताया जाता है कि 29 बार आक्रमण किए थे और इन 29 आक्रमणों को इसने क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। और इसके बाद में क्या है कि मंगोलों ने भारत के ऊपर आक्रमण ही नहीं किए थे। इस कारण से इसने क्या है कि कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसने एक और भी उपाधि धारण कर रखी है भाई, और वो है कौन सी, तुगलक गाजी की। ठीक है, तुगलक गाजी की भी उपाधि किसने धारण की थी, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही की गई थी। अब यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये किस प्रकार से, एक तो क्या है इसका नाम, किस नाम से गद्दी पर बैठा, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। वास्तविक नाम क्या था इसका, मलिक मुबारक शाह। उपाधि इसने गाजी मलिक और तुगलक गाजी और गयासुद्दीन की क्या है, उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यानी कि ये जैसे ही क्या है कि गद्दी के ऊपर बैठा, तो इसके टाइम पीरियड के बारे में बताया जाता है, तुगलक वंश के बारे में, कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, करने वाला वंश कौन सा आता है भाई, तुगलक वंश आता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि मंगोलों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक, मंगोलों पर विजय प्राप्त करने वाला वंश भी कौन सा माना जाता है, तो ये भी कौन सा आता है, तुगलक वंश ही आता है भाई। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, यानी कि 29 बार क्या कर दिए थे, मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था। तीसरा आता है सर्वसम्मति से शासक बनने वाला, सर्वसम्मति। ठीक है, सर्वसम्मति से शासक बनने वाला वंशज। ठीक है, ये सर्वसम्मति से क्या है, शासक बनने वाले वंश। ठीक है, वंश भी बोल सकते हो और शासक भी बोल सकते हो, दोनों ही बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सबसे यानी कि इसका वास्तविक संस्थापक या प्रथम शासक भी कौन माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। अब इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो तुगलक वंश था, इस तुगलक वंश के अंदर गयासुद्दीन तुगलक ने अच्छे कार्य कौन से करवाए थे, किस प्रकार की इसने शासन प्रणाली को लागू किया था। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया, यानी कि इसने मतलब
मतलब खिलजी वंश के साम्राज्य को तो देखा था ही अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर रखी थी, यानी कि दो सिद्धांत अपना रखे थे ना। एक तो क्या है कि भू राजस्व सिद्धांत, जैसे ही ये गद्दी के ऊपर बैठा तो इसने क्या किया, भू राजस्व सिद्धांत को त्याग दिया था। ठीक है, इसके ऊपर यानी कि इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन दोनों को समाप्त करने वाला शासक तुगलक वंश के अंदर, और उसका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक है। इसमें क्या था, इन नियमों के अनुसार क्या है कि मतलब जनता से है ना काफी कर लिया जाता था, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था। इस कारण से जनता क्या है कि राजा के प्रति मतलब निराशा व्यक्त करती थी, जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। इसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, यानी कि 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस कारण से जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और इसने क्या किया, जैसे ही ये गद्दी पर बैठा इसने इन दोनों को ही समाप्त कर दिया और कर के रूप में, ठीक है, यानी कि भू राजस्व जो कर लिया जाता था ना, इसने 1/10 या फिर 1/11 भाग क्या है, 1/11 भाग क्या इसने लेना शुरू कर दिया था। इसने कहा कि मतलब जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने से साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। साम्राज्य का विस्तार अगर करना है तो उत्पादन में वृद्धि करो। ठीक है, उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, तब जाके साम्राज्य का विस्तार होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगाते जाएंगे तो जनता क्या है कि जनता के अंदर या लोगों के अंदर भूखमरी आ जाएगी और जनता हमारे प्रति क्या है कि वफादार भी नहीं रहेगी। इस कारण से इसने क्या कर दिया, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसने उदार नीति को अपनाया था, किसके ने, गयासुद्दीन तुगलक ने भाई। अब इसके बाद देखिए, यानी कि इस जैसे ही ये क्या है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, इसने कृषि से संबंधित और भी कार्य किए थे भाई। इसने क्या किया था, यानी कि नहरों का निर्माण करवाने वाले, ठीक है, नहरों का निर्माण करवाने वाले शासक कौन आते हैं। अगर वंश की बात करें ना तो वंश तो कौन सा है, तुगलक वंश ही आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था किसने, ये तुगलक वंश ने ही। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नहरें बनवाई थी किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसने अपने शासनकाल के अंदर 500 से ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाने वाला आगे आएगा शासक कौन है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। उसने 5 बड़ी बड़ी नहरों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो नहर वंश की बात करें तो तुगलक वंश, और वैसे इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा बनवाने वाला कौन है, गयासुद्दीन तुगलक ही है भाई। ठीक है, कौन आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बाद देखिए, यानी कि इसके जैसे ही ये गद्दी पर बैठा ना गयासुद्दीन तुगलक, 1320 में ये गद्दी पर बैठा था, 1320। ठीक है, 1320 से ये ज्यादा समय तक रहा नहीं था, टाइम पीरियड इसका 1325 ईस्वी तक का ही आता है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा ना तो इसने क्या है कि अगले ही साल क्या हुआ, इसने विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। एक बात और भी देखना भाई, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले शासकों में, दिल्ली के ज्यादा साम्राज्य का विस्तार करने वाले शासकों में कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक ही आता है। इसने दक्षिण भारत का लगभग एरिया क्या है जीत करके अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। इस टाइम पर इसने कौन कौन से विद्रोह किए थे, यानी कि 1321 के अंदर इसने विद्रोह किया था। और इस 1321 के अंदर जो विद्रोह किया था ना, वो कौन सा आता है, वारंगल का विद्रोह। वारंगल का विद्रोह, ये वारंगल का विद्रोह है क्या भाई। ठीक है, वारंगल अगर वर्तमान की बात करें तो वारंगल तेलंगाना के अंतर्गत आता है, तेलंगाना राज्य के अंदर फैला हुआ भाग है। यहाँ पर इसने क्या है कि विद्रोह शुरू कर दिया था और इस विद्रोह के अंदर इसका साथ दिया था इसके बेटे ने, और इसके बेटे का नाम है जुन्ना खां, जो आगे जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या है वो गद्दी के ऊपर बैठेगा। ठीक है, अब ये जो विद्रोह किया था ना, इस विद्रोह के अंदर ये हार गया था, जीता नहीं था इस विद्रोह के अंदर। 1321 में विद्रोह किया, फिर दोबारा से आगे जाकर के क्या है 1323 के अंदर इसने दोबारा से विद्रोह किया, किसके खिलाफ में, इसी के खिलाफ में ही। और इस टाइम पर क्या है कि इसको क्या हुआ था, जीत हासिल हुई थी। और इसने क्या, वारंगल के अंदर तेलंगाना का जो ये वारंगल का जो शासक था ना, उस शासक का नाम आता है भानुदेव। इस भानुदेव सेकंड को क्या कर दिया भाई, इसने परास्त कर दिया था और वारंगल को क्या कर लिया, अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दक्षिण से दिल्ली
सल्तनत के अंदर मिलने वाला पहला प्रांत कौन सा था, तो वो आता है वारंगल। ठीक है, और वारंगल को मिलाया किसने था, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लेकिन इसमें सहयोग क्या था, सहयोग करने वाला इसका बेटा, और बेटे का नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद अगले ही साल 1323 के बाद 1324 के अंदर एक और विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नाम आता है क्या, तिरहुत का विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह है, तिरहुत का विद्रोह। और ये तिरहुत कौन से स्थान में आता है भाई, ये तिरहुत है ना, ओडिशा के अंदर आता है, जहाज नगर वाला एरिया माना जाता है। और इसके अंदर क्या है, इस विद्रोह में भी क्या हुआ, यानी कि जीत हासिल की, और क्या कर लिया इसने, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। अब इसके बाद देखिए आगे जा करके एक और, यानी कि 1324 के अंदर ही माना जाता है, 1324 ईस्वी के अंदर ही, इसी के शासनकाल के अंदर मंगोल आक्रमण हुआ था, और मंगोल विजय अभियान शुरू किया था। तो मंगोल विजय अभियान कब, किसके टाइम पर, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर, और कब, 1324 के अंदर। इसी के शासनकाल के अंदर है ना, मंगोलों ने क्या है कि लगभग कितनी बार, 29 बार भारत के ऊपर आक्रमण किए थे। सबसे ज्यादा बार आक्रमण किसके शासनकाल के अंतर्गत आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में। वैसे तो आक्रमण क्या है कि गुलाम वंश में भी आए थे भाई, ठीक है, और ये जो खिलजी वंश है इसके अंदर भी इन्होंने आक्रमण किए थे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा बार आक्रमण किसके टाइम में आते हैं, तुगलक वंश में। और तुगलक वंश में कौन, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। अब इन सभी को, और हर बार जो यानी कि आक्रमण था उनको विफल कर दिया, और उन मंगोलियों के दिल में क्या है कि इसने क्या भय पैदा कर दिया था, आगे वो क्या है कि कभी भी युद्ध या आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए 1324 के बाद में, 1324 में ही इसने एक और अभियान शुरू किया था, और वो कौन सा आता है, बंगाल विजय अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान आता है भाई, बंगाल विजय अभियान, बंगाल विजय अभियान। और इस जब ये बंगाल विजय अभियान के अंदर जब गया ना, तो इस टाइम पर क्या है कि पीछे से देखिए, पीछे से इसका बेटा, इसको सूचना मिली, जब ये बंगाल विजय अभियान के लिए गया तो इसको पीछे से सूचना मिली कि इसका बेटा कौन, जुन्ना खां। और जुन्ना खां किसका गुरु बन गया है भाई, जुन्ना खां गुरु नहीं, शिष्य बन गया है। और किसका शिष्य बन गया है, निजामुद्दीन औलिया का। और ये निजामुद्दीन औलिया कौन थे, निजामुद्दीन औलिया है ना, एक सूफी संत आता है। ठीक है, इसका क्या बन गया, ये शिष्य बन गया, कौन, इसका बेटा। और बेटे का नाम क्या था, जुन्ना खां। और निजामुद्दीन औलिया ने कूट कूट करके जुन्ना खां के अंदर क्या है कि शासक बनने की मतलब भावना इतनी ज्यादा बढ़ दी कि वो अपने पिता के खिलाफ में क्या करना शुरू कर दिया, इसने षड्यंत्र रचाने शुरू कर दिए थे। अब ये बात पता चली किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। जब गयासुद्दीन तुगलक को ये बात पता चली ना, तो तब उसने आदेश भेजा किसके लिए, निजामुद्दीन औलिया के लिए। और निजामुद्दीन औलिया को काफी धमकियां भी दी कि वो दिल्ली को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। और इसी टाइम पर फिर निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया ने एक बात बोली थी यहाँ पर। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दूर अस्त, ये है ना फारसी भाषा के अंदर बोली गई बात है भाई, हनूज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब है कि साहब दिल्ली अभी क्या है, दूर है। ठीक है, तो ये मतलब क्या था कि वो बैठा कहाँ था, बंगाल के अंदर बैठा था। जब तक आप बंगाल से यहाँ पहुंचोगे ना तो आपको काफी समय लग जाएगा। और लास्ट में ये बात सच भी साबित हो गई कि क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक कहाँ पर, दिल्ली पहुंच भी नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये यानी कि ये बात बोलने वाला कौन था, निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, किसके द्वारा बोली गई थी, ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। और ये कौन थे, सूफी संत थे। ठीक है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। अब देखो यानी कि फिर क्या है कि इसको पता चला कि भाई मतलब शिष्य बन गया है इसका। और शिष्य बनने के बाद क्या है, यानी कि ये जब वापिस आ रहा था, ठीक है, और वापस कहाँ, अपनी दिल्ली के अंदर वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में क्या है कि रास्ते में इसने क्या, देखिए भाई जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, इसने एक नगर की स्थापना की थी दिल्ली के समीप में ही, और उसका नाम रखा था तुगलकाबाद।
तुगलकाबाद नगर की क्या है, इसने स्थापना की थी। अब जैसे ही इस बात का पता चला तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ इस बंगाल से वापिस आ रहे थे, कहाँ, दिल्ली, ठीक है। और तुगलकाबाद से कितने किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर। और क्या हो गया, एक षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचाने वाला तो कौन है, वो रचाने वाले तो निजामुद्दीन औलिया हैं, लेकिन रचा किसके द्वारा गया है, जुन्ना खां के द्वारा। और जुन्ना खां ने क्या किया, इसने है ना एक मतलब मिस्त्री भी बोल सकते हैं, एक या रचनाकार भी बोल सकते हैं, वास्तुकार भी कह सकते हैं भाई उसको। और उसने क्या किया, एक महल बनवाया। और उस महल बनाने वाला व्यक्ति कौन था, बनवाया तो जुन्ना खां ने, षड्यंत्र निजामुद्दीन औलिया का, और बनाने वाला है हमीज हयाज। इसके द्वारा क्या है, ये बनाया गया था। क्या है, लकड़ी का महल बनाया गया था। और इस लकड़ी के महल के अंदर दब करके क्या है, किसकी मृत्यु हो गई, ये गयासुद्दीन तुगलक की क्या है, मृत्यु हो गई। वही बात साबित हो गई, क्या भाई, सच साबित हो गई। कौन सी, हनूज दिल्ली दूर अस्त, ठीक है। ये बात क्या है, साबित हो गई निजामुद्दीन औलिया की। बोला जाता है ना कि मतलब जिसकी जीभ अगर काली है आगे से तो उसकी बात हमेशा सच निकल है। तो शायद इसकी भी यानी कि जीव क्या है कि आगे से क्या है, काली होगी, इस कारण से वो बात क्या है, सच निकल गई। इस कारण से क्या है, यानी कि दिल्ली के कौन नहीं पहुंच पाए थे, गयासुद्दीन तुगलक नहीं पहुंच पाए थे। तुगलकाबाद से 5 किलोमीटर दूर लकड़ी के महल में दब करके किसकी मृत्यु हो गई, लकड़ी के महल में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की क्या है, मृत्यु हो गई। मरा कब था ये, देखिए 1321, 1323, 1324, 1324, ठीक है। और 1324 आगे जाकर के 1325 ईस्वी के अंदर इसकी क्या है, मृत्यु हो गई। और मरने के बाद इसका मकबरा बनाया गया। तो मकबरा इसका कहां पर है, गयासुद्दीन तुगलक का, तुगलकाबाद के अंदर है भी, ठीक है। तुगलकाबाद के अंदर इसका क्या है, मकबरा बनवाया गया था। अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना। और इसके उत्तराधिकारी बने कौन, जुन्ना खां। और जुन्ना खां किसकी उपाधि धारण करके गद्दी के ऊपर बैठा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की क्या है, उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे, मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी उपाधि धारण करके क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठे हैं भाई। तो इसके बारे में कल क्लास के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें और आपके पेपर के अंदर इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस यहाँ से क्वेश्चन प्राप्त हों और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भाई। थैंक यू।